हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू माली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रताप स्टडीज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर यानी जीके के पेपर की। जीके के पेपर में पहला टॉपिक लिया है मौर्यकालीन और गुप्तकालीन इतिहास का। पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हम आगे के 30 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने सहिष्णुता और उदारता के आधार पर राजधर्म की स्थापना की, जिसने उसे धम्मक का नाम दिया। धम्मक की स्थापना किसने की? अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन एक है युक्त, ऑप्शन बी है राजुक या रज्जुक का भी कहा जाता है, ऑप्शन सी है अग्रहारिक, ऑप्शन जो डी है वो है प्रादेशिक। यहाँ पर युक्त, राजुक और प्रादेशिक तीनों ही मौर्यकालीन प्रशासन के भाग थे, जबकि अग्रहारिक मौर्यकालीन प्रशासन का भाग नहीं है। युक्त किसे कहा जाता था? युक्त होते थे जिले के अधिकारी जो राजस्व वसूली करते थे। राजुक जो है भूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी होता था, और प्रादेशिक जो आजकल के संभागीय आयुक्त है उन्हें उस टाइम का प्रादेशिक अधिकारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। ऑप्शन नंबर सी, सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 4, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले कहाँ पढ़ा गया? पत्थर की पट्टियों पर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। और क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा किस में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो तीसरी बौद्ध सभा थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलपुत तिस ने। यह मोगलीपुत तिस भी कहा जाता है, जो एक बौद्ध भिक्षुक थे। क्वेश्चन नंबर 7, सार्थवाह किसे कहते हैं या थे? दलालों को, बी है व्यापारियों के काफिलों को, ऑप्शन सी है तीर्थ यात्रियों को, ऑप्शन डी है महाजनों को। मौर्य काल में सार्थवाह जो है व्यापारियों के काफिलों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। ध्यान रखिएगा, अगर लिपि पूछी जाए तो अशोक के शिलालेखों की लिपि अधिकतर थी ब्राह्मी लिपि, और जो भाषा है वो प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 9, रज्जुक या राजुक थे? ऑप्शन ए है मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन बी है चोल राज्य में अधिकारी, ऑप्शन सी है शक सेना में अधिकारी, ऑप्शन डी है गुप्त राज्य में सामंत वर्ग। इसका आंसर है कि ऑप्शन नंबर ए, रज्जुक जो है मौर्य शासन में अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? इनमें से बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। इन चारों में से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक और दशरथ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त और बिंदुसार जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 11,
किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? दक्कन पर विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना था वो था लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कुम्भलहार स्थल में कहाँ है? कुम्भलहार स्थल पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का में जो लकड़ी का महल था वह यही था कुम्भलहार में। ऑप्शन नंबर डी से आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कनिष्क। डायमेकस किसके काल में आया था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? सातवाहनों की राजधानी था प्रतिष्ठान। अगर प्रतिष्ठान ऑप्शन में ना दिया तो अमरावती दिया तो उसका आंसर अमरावती भी है। अमरावती और प्रतिष्ठान दोनों ही सातवाहनों की राजधानी थे। क्वेश्चन नंबर 16, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि सबसे पहले पढ़ी थी जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक का रुम्नीदेय स्तंभ संबंधित है। अशोक ने जो रुम्नीदेय स्तंभ बनवाया था वह किससे संबंधित था? वह था बुद्ध के जन्म से। कहीं कहीं रुम्नीदेय भी लिखा आता है। रुम्नीदेय या रुम्नीदेय एक ही है। तो रुम्नीदेय स्तंभ किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। क्वेश्चन नंबर 18, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 है फारसी सिक्कों के लिए, ऑप्शन 2 है गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, ऑप्शन 3 है बौद्ध चैत्यों के लिए, ऑप्शन 4 है अशोक के शिलालेखों के लिए। तो कालसी किसके लिए प्रसिद्ध था? कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध के अशोक के शिलालेखों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? यानी इन अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम यूज़ किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है। गुर्जरा के अलावा मास्की अभिलेख में भी अशोक का नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इन अभिलेखों में से किसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? वह है ऑप्शन नंबर सी बाबरू शिलालेख। बाबरू स्तंभ कहाँ है? बेराट जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? यानी सबसे पहले वो कौन से स्थान पे गए? सबसे पहले वो गए गया में, उसके बाद गए थे कुशीनगर,
गया, गया से कुशीनगर, कुशीनगर से लुम्बिनी, लुम्बिनी से गए हैं कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से सारनाथ, फिर अंत में श्रावस्ती। सबसे पहले गया, लास्ट में श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही रहेगा। सबसे पहले गए गया में, उसके बाद है 1 नंबर गया, फिर दूसरे उसके बाद गए कुशीनगर, फिर गए लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर लास्ट में सारनाथ और श्रावस्ती। यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। यह उनकी यात्रा का अनुक्रम था। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स चोरी के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। उनको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? किसने कहा कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका में उन्होंने बताया कि भारत में दास्तान नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। यह चोर नहीं, चोल है, चोल। चोल राज्य, पांड्य, सत्यपुत्र और सातवाहन। यानी इनमें से कौन सा दक्षिणी राज्य जो है का उल्लेख अशोक ने अपने शिलालेख में नहीं किया है? इसका आंसर रहेगा सातवाहन। सातवाहन जो है अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26, भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि क्या थे? ये थे राजस्व के स्रोत। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से जारी है। क्वेश्चन नंबर 28, मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा? मेगास्थनीज में भारतीय श्रेणियों को 7 श्रेणियों में बांटा। भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा। 7 श्रेणियां कौन सी थी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? भूमिकर किसके द्वारा एकत्रित किया जाता? सिताध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। भूमिकर को ही सीता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? स्वायत्तशासी यानी पंचायतों की व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था किसने शुरुआत की? मौर्यों ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा।
ये रहे 30 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।